तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे बचपन की कविताओं की बेसिक संरचना से, फिर बात करेंगे बढ़ते हुए दाव 1 से 5 पर, उसके बाद बंदर और समाधान को समझेंगे, फिर पंखा और मूंगफली पर चर्चा करेंगे और अंत में विविधताओं और ध्वन्यात्मक शब्दजाल को डिकोड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, बचपन की कविताओं की संरचना और एक मजबूत शुरुआत। चलिए देखते हैं कि कैसे एक मोटा हाथी जैसी कविता में बस एक साधारण सा दोहराव श्रोताओं को बांधने के लिए एक जबरदस्त हुक तैयार कर देता है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा मजेदार है वो है ये मशहूर लाइन, इधर आ इधर आ इधर आ। हाँ, ये सिर्फ एक पुकार नहीं है, ये असल में एक ऑडिटरी एंकर यानी ध्वनि के सहारे की तरह काम करती है। जब भी कोई हाथी मुश्किल में पड़ता है तो वो इसी पुकार के साथ नए साथी को बुलाता है, जो अगले पद्य या स्टैंजा में जाने का एकदम परफेक्ट और स्मूथ सिग्नल बन जाता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, बढ़ते हुए दांव 1 से 5 और संख्यात्मक प्रगति। ये देखना सच में दिलचस्प है कि कैसे ये कविता एक सख्त गणितीय गिनती के जरिए टेंशन बिल्ड करती है, जहां हाथियों को एक के बाद एक अजीबोगरीब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ये हिस्सा तो डेड पैन कॉमेडी का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर हम कल्पना करें तो एक तरफ हाथियों का इतना भारी भरकम शरीर और दूसरी तरफ उनके सामने आने वाली मुसीबतें, जैसे एक बेहद छोटी सी साइकिल या फिर एक नाजुक सा सब्जी का ठेला। ये बेतुकापन और विरोधाभास ही तो इस कहानी में असली जान डाल देता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हर नया कदम कहानी के किरदारों को अपने एक और दोस्त को बुलाने पर मजबूर कर देता है। एक हाथी बालिश में फंसता है तो दूसरे को बुलाता है, फिर पतले रास्ते में फंसकर तीसरे को, बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह। ये गणित की गिनती को सीधे सीधे कहानी के बढ़ते हुए प्लॉट से जोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, बंदर और समाधान यानी अंतिम बाधा को पार करना। कहानी का रोमांच अपने चरम पर तब पहुंचता है जब हाथियों का ये बड़ा सा ग्रुप अपनी सबसे मुश्किल चुनौती से टकराता है। और वो चुनौती आती है 5वें हाथी के रूप में। 5वें हाथी का आना एक क्रिटिकल मास यानी वो निर्णायक ताकत है जो आखिरी जाल, मतलब उस बंदर के बुने हुए जाल से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल जरूरी थी। ये देखना वाकई कमाल का है कि कैसे ये कलेक्टिव एफर्ट यानी सबका एक साथ मिलकर काम करना सारे टेंशन को चुटकियों में खत्म कर देता है। वो रोते या घबराते नहीं है, बल्कि बंदर को देखकर हंसते हैं और जाल हटा देते हैं। कहानी का अंत एक विजयी, जश्न मनाने वाले ला 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 डांस के साथ होता है, जो सच में एक बेहद संतोषजनक फीलिंग देता है। चलिए अब रुख करते हैं चौथे भाग का, पंखा और मूंगफली यानी अवास्तविक शब्दजाल। दूसरी मशहूर कविता ऊपर पंखा चलता है की बात करें तो यहाँ हमारा एनालिसिस तार्किक गणित से हटकर एक सपनों जैसी अवास्तविक दुनिया की तरफ मुड़ जाता है। यहाँ घटनाओं का जो सीक्वेंस है ना, वो एकदम सुपरफास्ट और बेतुका है। ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे बच्चा सो रहा है, अचानक भूख लगती है और मूंगफली आ जाती है, वो भी बिना दाने की, और फिर मामा कोटा जाकर तोता ले आते हैं। लॉजिक के हिसाब से देखें तो इनका आपस में कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन कमाल की बात यह है कि केवल मिलते जुलते शब्दों के कारण ये पूरी तरह से एक फ्लो में बहती है। और इसी के साथ हम आते हैं 5वें भाग पर, विविधताएं और ध्वन्यात्मक शब्दजाल यानी एक मॉड्यूलर कहानी। इस पूरी पहेली का आखिरी और सबसे मजेदार हिस्सा ये समझना है कि कैसे ये ध्वन्यात्मक संरचनाएं इन कविताओं को पूरी तरह से मॉड्यूलर बना देती हैं। अब अगर ध्यान दें तो नामों और किरदारों को कितनी आसानी से बदला जा सकता है। एक पद्य में अजय सोता है तो दूसरे में मुन्नी सोती है, कभी खुद मूंगफली लाई जाती है तो कभी विजय ले आता है। इन बदलावों से कविता की लय या उसके रिदम पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता, उसका इंजन बिना रुके बिल्कुल स्मूथ चलता रहता है। तो असल बात यह है कि फोनेटिक लिंकिंग या ध्वन्यात्मक जुड़ाव में सख्त लॉजिक से ज्यादा साउंड यानी ध्वनि के मजे को अहमियत दी जाती है। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, मामा गए कोटा वहां से लाए तोता। यहाँ तर्क नहीं, बस तुकबंदी का खेल है। और यही वजह है कि ये कविताएं छोटे बच्चों के दिमाग में एकदम छप जाती हैं और हमेशा के लिए यादगार बन जाती हैं। और यहीं पर ये पूरा एक्सप्लेनर एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, ये साधारण सी लगने वाली मनमौजी कविताएं अपने भीतर इतनी शानदार वास्तुकला, इतने कमाल के मैकेनिक्स कैसे छिपा लेती हैं?
यही वो जादू है जो उम्र की परवाह किए बिना पीढ़ियों से हम सभी को मंत्रमुग्ध करता आ रहा है। बचपन की इन पंक्तियों के पीछे का ये विज्ञान सच में हैरान कर देने वाला है। सोचने वाली बात है कि क्या आज के दौर की कहानियां भी इस तरह